मैं डॉक्टर शशिकांत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, महाराणा प्रताप महाविद्यालय मोहनिया। आज के इस ऑनलाइन क्लास में जो बीकॉम पार्ट 1 का है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय संगठन का, उससे रिलेटेड एक टॉपिक पर चर्चा करने आया। वह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो व्यावसायिक जगत में आज मैनेजमेंट का बोलबाला है, उसका आधार है। यह टॉपिक एफ.डब्ल्यू. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि हम लोगों से क्या कराना चाहते हैं और यह देखना कि वो लोग इस कार्य को सर्वोत्तम तरीके से कैसे कर पाते हैं। यही है वैज्ञानिक प्रबंध का आधार। वैज्ञानिक प्रबंध की सोच यही है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर, उनके विषय में बता देना अच्छा समझता हूं। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम लिया जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका जीवन वृत्त 1856 से 1915 तक था। ये मिडवल स्टील वर्क्स में, जो अमेरिका में है, उसमें काम करते थे और एक समय में ये मशीन मैन पर नियुक्त हुए थे, यानी मशीन के ऑपरेटर, और मुख्य अभियंता के पद तक पहुंचे थे। चीफ इंजीनियर के पद तक ये पहुंचे थे। कालांतर में ये 2-3 कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे और उन्होंने अध्ययन के द्वारा यह जाना कि कर्मचारी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं और जो दो पक्ष होते हैं उत्पादन में संलग्न, एक पक्ष प्रबंधकों का और दूसरा पक्ष श्रमिकों का होता है, इनकी एक दूसरे के प्रति जो सोच है वह नकारात्मक है। इसी में सुधार के लिए उन्होंने प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध को डेवलप किया, विकसित किया। टेलर का जो यह कथन है कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं तथा यह देखना कि वे किस प्रकार सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य करते हैं। इसमें जो इनका कथन है, यह दो टेक्निक की तरफ इशारा कर रहा है। पहला है कि ज्ञान की मौजूद परिस्थितियों और आयोजन क्षमता के तहत किसी विशेष कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि की खोज करना।
जो सर्वोत्तम तरीका है काम करने का, सर्वोत्तम विधि है, उसकी खोज करना, और किसी दिए गए स्थिति को पूरा करने के लिए फलदायक विधि या सर्वोत्तम विधि डेवलप करना, विकसित करना, ये इनका कथन था। अब आ जाइए कि कैसे वैज्ञानिक प्रबंध में इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं और कैसे इस सिद्धांत की सफलता निश्चित होती है। उन्होंने एक तरह से मैनेजरियल रिफॉर्म किया, यानी प्रबंधकीय शोध किया, प्रबंध में, प्रबंध की सोच में, प्रबंध के नजरिए में बदलाव किया। और उन्होंने कहा कि तरह तरह के नए नए नियमों को अपनाने के बजाय, जो देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन उन नियमों पर चलकर हम अपने अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसके बजाय उन्होंने वैज्ञानिक और व्यवस्थित नियमों पर बल दिया। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम भी है वैज्ञानिक सिद्धांत, टेलर का प्रबंध का वैज्ञानिक सिद्धांत। इसीलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक भी माना जाता है। क्या है वैज्ञानिक प्रबंध? इसकी परिभाषा बहुत आसान है, इजी है। वैज्ञानिक प्रबंध कर्मचारियों से सर्वोत्तम कार्य न्यूनतम लागत पर करवाने के तरीके को जानने की एक कला है। यानी प्रबंध के द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है उसको कम से कम लागत पर और अच्छे तरीके से कर्मचारियों के स्वेच्छा से करवाने की एक कला। कैसे ये होता है, इसके लिए हम इसके सिद्धांतों को थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। देखिए, जैसे कि एक चार्ट है आपके सामने, इस चार्ट में कुछ दिए हुए हैं इनके सिद्धांत। पहला तो इनका ये था कि विज्ञान न कि अंगूठा टेक शासन। इनका ये कहना था कि विज्ञान जिस तरह से जांचे परखे हुए तथ्य को लेकर चलता है और उसका रिजल्ट एक्यूरेट, निश्चित होता है, उसी तरह से विज्ञान की तरह ही वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण हो, निर्णय तथ्यों पर आधारित हो, न कि अंगूठा टेक नियम हो। यानी अंगूठा टेक नियम का मतलब है जो ट्रेडिशनल, परंपरागत, बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, बिना सोचे समझे उसको अमल में लाता जाया जा रहा है। तो ऐसे नियमों की जगह पे हम जांच परख कर अच्छे नियम जो वैज्ञानिक हों उनको लागू करें। दूसरा था कि सहयोग न कि टकराव। इनके अनुसार प्रबंध में प्रबंधक और श्रमिक दो पक्ष होते हैं और इनमें हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। प्रबंधक चाहता है कि
हम कम खर्च करके मजदूरों से अधिक काम ले सकें। मजदूर चाहता है कि हम कम श्रम करके अधिक से अधिक अपना पारिश्रमिक ले सकें। तो ये दोनों विरोधी चीजें हैं और इसके चलते, इस नकारात्मक सोच के चलते दोनों में हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। उनका कहना था कि ऐसी सोच विकसित करनी चाहिए, संस्था में ऐसी सोच डेवलप करनी चाहिए जिससे पूरी संस्था में काम करने वाले, जो प्रबंधक से लेकर मजदूर तक, एक टीम के रूप में कार्य कर सकें। तीसरा है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति क्या है? श्रमिकों और प्रबंधकों को एक दूसरे के प्रति सोच बदलने पर जोर दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि एक दूसरे की समस्याओं, एक दूसरे की चाहत, इसको जांचने और परखने की दिशा पर जोर दिया गया, जिससे दोनों में परस्पर विश्वास की भावना उत्पन्न की जा सके और दोनों पक्षों में जो लाभ के बंटवारे का विवाद चलता है, उस विवाद की अपेक्षा लाभ में वृद्धि की बात सोचनी चाहिए कि लाभ में कैसे वृद्धि होगी। लाभ में वृद्धि होगी तो दोनों पक्षों का फायदा होगा। तो यह तभी है संभव जब एक मानसिक क्रांति इनके बीच में हो। सहयोग न कि व्यक्तिवाद। अगला पॉइंट है चौथा, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। इससे तात्पर्य यह है कि दोनों पक्षों में या प्रबंध के सभी स्तरों पर एक सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण होना चाहिए। सहयोग होना चाहिए जिससे कि कार्य सही दिशा में, सही ढंग से, सही समय पर संपादित किया जा सके। पांचवा है अधिकतम कार्य क्षमता एवं श्रमिकों का विकास। टेलर का कहना था कि श्रमिकों का चयन उनकी कार्य क्षमता के अनुसार और योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए और कार्य क्षमता और कुशलता को बढ़ाने के लिए उन्हें समय समय पर उचित शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे कंपनी और श्रमिक दोनों में खुशहाली बढ़ेगी और सामूहिक जो उद्देश्य है, सामूहिक उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम उत्पादन या संस्था का जो भी लक्ष्य है उसकी अधिकतम मात्रा में प्राप्ति, तो ये संभव हो पाती है। अब हम आते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें। आखिर किन विधियों से हम इन सिद्धांतों को अमल में ला पाते हैं? तो उन सिद्धांतों से संबंधित एक चार्ट आपके सामने है। हम एक एक करके इसका जो है वर्णन कर रहे हैं। तकनीक में इन्होंने कहा पहला क्रियात्मक फोरमैनशिप। इनका कहना था फोरमैन किसको कहते हैं? जो काम करने वाले एक समूह का नेतृत्व करता है या दिशा निर्देश करता है। तो इनका है क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैन का एक विशेषज्ञ फोरमैन के रूप में नियुक्ति करके
श्रमिकों की पर्यवेक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना है। नियोजन को निष्पादन से अलग रखना चाहिए और नियंत्रण हेतु 8 फोरमैन होने चाहिए, जिनमें से 4 नियोजन विभाग का और 4 उत्पादन विभाग के अधीन होने चाहिए और इन सभी के द्वारा प्रत्येक श्रमिक का पर्यवेक्षण करना चाहिए, जिससे श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है या हो सकती है। अगला आप देखिए, एक चार्ट और बना हुआ है, इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से। जैसे सबसे ऊपर कारखाना प्रबंधक है, जिसके अंतर्गत 2 विभाग हैं, एक नियोजन से संबंधित और दूसरा उत्पादन से संबंधित। नियोजन से जो संबंधित विभाग है उसमें 4 तरह के फोरमैन्स की नियुक्ति इन्होंने कहा है और उत्पादन विभाग जो है या उत्पादन अधिकारी के अंतर्गत भी 4 तरह का कहा गया है और उन सभी के नीचे क्या है, जो बड़ी मात्रा में काम करने वाले श्रमिक हैं। ये दोनों से रिलेटेड है। सबसे पहले हम एक एक करके इसका ये करते हैं। सबसे पहले नियोजन विभाग पे आते हैं। नियोजन यानी योजना बनाने वाला विभाग। इसमें जो 4 लोग होते हैं उनका जो कार्य करने की तकनीक है, तरीका है, वैसे है। पहला, निर्देश कार्ड क्लर्क। ये क्या करता है, ये जो साधारण अनुदेशक हैं उनको कार्य सौंपने के लिए उत्तरदायी है कि आपको ये कार्य करना है। दूसरा है कार्यक्रम मार्ग क्लर्क। इसका कार्य होता है कि कार्य को कराने के लिए चरणों यानी स्टेप्स, सीढ़ियां, उस स्टेप्स को निर्धारित करना कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तीसरा है समय एवं लागत क्लर्क। यह कार्य कितने समय में होना है इसको निर्धारित करता है और कितनी लागत उस पर आनी चाहिए इसको निर्धारित करता है। चौथा होता है अनुशासक। अनुशासक जो है व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से कार्य के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो ये तो थे नियोजन विभाग से संबंधित 4 तरह के अधिकारी। अब आ जाइए उत्पादन विभाग से संबंधित। उत्पादन या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसमें भी 4 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है गति नायक। गति नायक का कार्य क्या है, कार्य के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करता है, यानी कार्य के कितने समय पर पूरा हो यह सुनिश्चित करता है। इसके साथ साथ जो मूवमेंट हो रही हैं, जो गतियां हो रही हैं कार्य के दौरान, उनको नियंत्रित करता है। दूसरा है टोली नायक। इसका कार्य क्या है, सभी मशीनों, उपकरणों और दूसरे संसाधनों की व्यवस्था करता है। यानी उत्पादन में लगे हुए जितने भी संसाधन हैं, मशीन है, ऑपरेटर्स हैं, उन सब की व्यवस्था करता है। कितना चाहिए, कहाँ से आएगा, कैसे सेट होगा, कैसे चालू होगा, ये सब व्यवस्था करना इसकी जिम्मेदारी है। तीसरा है मरम्मत नायक। यह मशीनों और उपकरणों के रख रखाव पर नजर रखता है कि मशीनें और उपकरण हमेशा सही कंडीशन में, सही स्थिति में कार्य करने की दशाओं में हैं कि नहीं है। और अंतिम है निरीक्षक। इसका कार्य होता है उत्पादन के गुणवत्ता नियंत्रण, यानी जो उत्पादन हो रहा है उसकी क्वालिटी देखना, उसकी क्वालिटी पर नियंत्रण रखना। अब हम आ जाते हैं
नंबर 2, कार्य का मानकीकरण एवं सरलीकरण। जो कार्य होना है, संपन्न किया जाना है या करना है, उसका एक मानकीकरण यानी मानक उपकरणों, विधियों, प्रक्रियाओं जिनको अपनाना है, इसका आकार, प्रकार, गुण, इसका चयन कर लिया जाता है। इसमें संसाधनों की बर्बादी क्या होती है? कम होती है। और काम की गुणवत्ता बढ़ती है। और कार्य के उत्पादन की अनावश्यक जो विविधताएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। मैंने ये दुविधा कि कैसे करना है, ऐसे करना है कि ऐसे करना है, तो ये दुविधा खत्म हो जाती है। निश्चित हो जाता है कि कार्य इस प्रकार से करना है। तीसरा है विधि अध्ययन। विधि अध्ययन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि कार्य कराने की कौन कौन सी विधियां उपयुक्त हैं। आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने की अनेक विधियां होती हैं, तो उसमें सभी विधियों का अध्ययन करके और सर्वोत्तम विधि का चुनाव किया जाता है, पता लगाया जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है। उसी के आधार पर कार्य होता है। चौथा है गति अध्ययन। गति अध्ययन, इसके अंतर्गत टेलर ने देखा कि संस्था में या फैक्ट्री में जो भी मूवमेंट हो रही हैं कार्य के दौरान, उनमें बहुत सारी अनावश्यक हैं, जिनमें श्रम, समय दोनों खर्च हो रहे हैं। तो उन गतियों को, जो अनावश्यक गतियां हैं, उनको कम करना। जैसे मजदूर हैं, काम करते हैं, तो बहुत सारा ऐसा वो मूवमेंट करते हैं जो अनावश्यक है। उसको करने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो वैसी जो गतियां हैं, वैसी जो मूवमेंट हैं, उनको हटाना। केवल वैसी मूवमेंट को एक्सेप्ट करना जिनका हमारे उत्पादन से संबंध हो या जिनका उपयोग हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो। पांचवा है समय का अध्ययन। इस तकनीक के द्वारा कार्य करने में जो लगने वाला मानक समय है, इसका निर्धारण किया जाता है। यह इसलिए भी जरूरी है कि कार्य कितने समय में पूरा होना है, उसी के हिसाब से श्रम लागत और श्रमिकों की संख्या निर्धारित होती है। तो कार्य का एक मानक समय कि कितने समय में इसको पूरा होना चाहिए, यह जरूरी है निर्धारित करना। उसी के हिसाब से कार्य को संपादित करने की योजना बनेगी। छठवां पॉइंट है थकान का अध्ययन, थकान अध्ययन। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह देखा जाता है कि कर्मचारी उचित प्रकार से और अधिक कुशलता से अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है, कब उसको मध्याह्न यानी कि मध्यांतर करना चाहिए, इंटरवल, कब उसका कार्य खत्म होना चाहिए, उसके कार्य की अवधि कितनी होनी चाहिए, यह निश्चित किया जाता है। यह जरूरी है। अगला है विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली, यानी विभिन्न प्रकार की मजदूरी भुगतान की पद्धतियां। इसमें ऐसी
पद्धति को अपनाया जाता है जिसमें श्रमिकों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है। जैसे मानक स्तर, मान लीजिए कि ये मानक स्तर निर्धारित कर दिया गया कि 10 इकाइयों का उत्पादन एक श्रमिक को करना है, तो यह मानक हो गया। अब इससे अधिक कार्य करने वाले को अधिक दर से मजदूरी मिले और मानक से कम काम करने वाले को कम पारिश्रमिक दिया जाए। इसी को विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मानक इकाइयां 10 हैं, जैसा कि अभी हमें बता रहा था। 10 इकाइयां हैं कि एक मजदूर को 10 इकाइयों का उत्पादन करना है। मजदूरी 50 रुपया प्रति इकाई है। तो 50 इकाई 10 इकाई के ऊपर जो मजदूरी करेगा उसको 50 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। और जो 10 इकाइयों से जो मानक तय किया गया है उससे कम इकाइयों का उत्पादन करेगा, उसको 40 रुपए प्रति इकाई की दर से मजदूरी दी जाएगी। जैसे मान लीजिए ए और बी दो श्रमिक हैं। ए ने 11 इकाइयों का उत्पादन किया तो उसको 550 रुपया मजदूरी दी जाएगी। 50 गुणे 10, 50 गुणे 11 मजदूरी प्राप्त होगी। बी है जिसने कि 9 इकाइयों का उत्पादन किया है, तो इसको 40 गुणे 9 यानी 360 रुपए मजदूरी दी जाएगी। यही इसी प्रकार से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इससे बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, बहुत सारे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं महत्व पर। वही लाभ की बात हो रही थी तो मैं सीधे वैज्ञानिक प्रबंध के महत्व पे आ जा रहा हूं। इसके जो महत्व हैं उसमें सबसे पहला है बेहतर प्रबंध। इस सिद्धांत को अपना लेने पर किसी भी तरह के संगठन में, चाहे वह व्यापारिक हो चाहे गैर व्यापारिक हो, दोनों में प्रबंधन बेहतर हो जाता है, क्योंकि इस प्रबंधन में वैज्ञानिक विधियों जैसे कार्य अध्ययन, प्रोत्साहन योजना, आराम के घंटे, ये सब निर्धारित होते हैं। तो यह बेहतर प्रबंधन के उदाहरण हैं। तो इस सिद्धांत को जिस संस्था में अपनाया जाता है वहां मैनेजमेंट बेहतर और सरल हो जाता है। दूसरा है संसाधनों का इष्टतम आवंटन। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को अपनाने पर जो अनावश्यक गतिविधियां हैं उनको करने में जो व्यर्थ समय और गतियां लगती थी वो समाप्त हो जाती हैं, और जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतियां हैं वही की जाती हैं। इसमें श्रमिकों की वास्तविक क्षमता की खोज होती है। तो जो भी उत्पादन के साधन हैं, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, उनका बेहतर इस्तेमाल संभव होता है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें जो दृष्टिकोण या तरीका अपनाया जाता है वह वैज्ञानिक चयन, शिक्षा
अब श्रमिक हैं तो श्रमिकों को निरंतर शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उन्हें और कुशल बनाया जाता है, ताकि किसी छोटी मोटी समस्या पर वो अपना भी निर्णय ले सकें। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन भी इस सिद्धांत का आधार है। श्रमिकों को उन नौकरियों के लिए विकसित किया जा रहा है जिसके लिए वो सबसे अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि इसमें विशिष्टीकरण का भी लाभ मिलता है। जो श्रमिक विशेषज्ञ है उसको अधिक मजदूरी मिलती है, जो मानक समय से ज्यादा करता है उसको अधिक मजदूरी मिलती है। तो इस प्रकार से इसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे उसको अपना करके अधिक मात्रा में नौकरियों का सृजन भी किया जा सकता है। अगला है काम विशेषज्ञता। इसमें है कि काम को जब सही ढंग से काम का बंटवारा होता है, योग्यता के आधार पर काम का बंटवारा होता है, तो एक निश्चित तरह का कार्य करते करते जो भी कर्मचारी या श्रमिक है वह उस काम में विशेषज्ञता ग्रहण कर लेता है और इस विशेषज्ञता का लाभ पूरे संस्था को होता है और इससे जो व्यवसाय किया जा रहा है उसको करने में भी सहूलियत होती है। अगला है मानसिक क्रांति। कर्मचारियों और नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच का जो टकराव है, वो जो नजरिया है वो बदल जाता है। इसको अपना लेने पर संस्था का प्रत्येक व्यक्ति टीम भावना से काम करता है। एक उनके दिमाग में एक क्रांति उत्पन्न हो जाती है जो उनको हमेशा संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने की तरफ सचेत करती है। तो टीम भावना से जब काम होता है तो संस्था अपने अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त कर पाती है। अगला है उत्पादकता। इसमें संसाधनों का समुचित उपयोग करने से और श्रमिकों कर्मचारियों का योग्यतम उपयोग होने से, उनकी अधिकतम कार्य क्षमता उपयोग में लाने से उत्पादकता बढ़ जाती है और इस बढ़े हुए उत्पादकता से जो बढ़ा हुआ लाभ होता है उसका लाभ दोनों पक्षों को मिलता है, एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयर को भी। अगला है सामंजस्यपूर्ण संबंध। चूंकि इसमें मानसिक क्रांति के द्वारा दोनों पक्षों के बीच में एक सहयोग भावना काम करने लगती है जिससे वातावरण सौहार्दपूर्ण रहता है और काम करने की जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, वह सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक होती हैं। तो सहयोग पूर्वक कार्य करने से संस्था के प्रगति को बढ़ावा मिलता है। अगला है जीवन स्तर में सुधार। वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से उत्पादन बढ़ता है, लाभ बढ़ते हैं और इस लाभ का हिस्सा सभी पक्षों को, मजदूर हो, प्रबंधक हो, श्रमिक हो, सबको मिलता है जिससे सभी के जीवन स्तर में सुधार आता है। औद्योगिक समृद्धि। जहां पर जिस अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक प्रबंध को अधिकतम रूप में अपनाया जाता है वहां औद्योगिक समृद्धि और शांति देखी गई है। उच्च उत्पादकता के लिए प्रोत्साहन।
इसमें बड़े पैमाने के जो उत्पादन होते हैं उसमें वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा बड़े पैमाने या उच्च पैमाने पर उत्पादन संभव होता है। और श्रमिकों को, कर्मचारियों को, प्रबंधकों को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, अधिकतम सुविधाओं की प्राप्ति होती है और अंतिम है कार्य संतुष्टि। इसमें वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करने में, नियोजन के क्षेत्रों में, लागतों के क्षेत्र में, मजदूरी प्रणाली के क्षेत्र में, सभी जगह जो सुधार होते हैं उससे क्या होता है, कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच में अपनी योग्यता के अनुसार मनचाहा कार्य करने से एक कार्य संतुष्टि, वर्क सेटिस्फैक्शन भी होता है। अब आ जाते हैं इसकी आलोचना, वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना। आप जानते हैं इस अच्छी से अच्छी थ्योरी, अच्छे से अच्छा सिद्धांत भी हो, उसका कुछ ऐसा पक्ष, कमजोर पक्ष होता ही है। तो इसकी आलोचना किन आधारों पर होती है? सबसे पहले हम आधार देख लेते हैं। निर्माता और उत्पादकों द्वारा इस सिद्धांत की आलोचना क्या की गई है, उनका क्या तर्क है? पहला है कि अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। वैज्ञानिक प्रबंध योजना को लागू करने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं, जैसे समय, गति, थकावट, अध्ययन करना, उत्पादन विधियां डेवलप करना, इसके अलावा पुराने औजारों को रिप्लेस करना, हटाना और उनके जगह पर नए नए वैज्ञानिक जो उपकरण हैं उनको स्थापित करना। तो बड़ी मात्रा में इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और कहीं भी इस सिद्धांत को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च करनी पड़ती है। दूसरा है प्रबंध में स्वतंत्रता की कमी। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत सब कुछ जब वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा निश्चित कर दिया जाता है तो इसमें उत्पादकों को जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है वो कम हो जाती है। वो अपने मन से निर्णय नहीं ले पाते हैं क्योंकि हर क्षेत्र में एक विशेषज्ञ नियुक्त है जो कि अपने क्षेत्र से संबंधित सर्वोत्तम नियम, सर्वोत्तम विधियां, सर्वोत्तम तरीका, सर्वोत्तम व्यक्ति, इस सब का चुनाव कर रहा है, बता रहा है। तो फिर आपको निर्णय लेने की, यानी उत्पादक के निर्णय लेने की या प्रबंधक के निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम हो जाती है। इसलिए जो अधिकतर जो निर्माता हैं या उत्पादक हैं, वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने में हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं। अगला है वर्तमान व्यवस्था का भंग होना। कहीं भी वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने के लिए काफी समय लगता है क्योंकि पुरानी विधियां, पुराने औजार, पुराने उपकरण, पुरानी मशीनें, इन सबको बदलना, इसमें कुछ समय के लिए पूरी व्यवस्था या तो धीमी पड़ जाती है या बंद हो जाती है, इसका नुकसान होता है। अगला है प्रमापीकरण की समस्या। प्रमापीकरण यानी मानक स्थापित करना, ये बहुत ही कठिन कार्य है। किसी भी हम विधि को ये नहीं कह सकते हैं कि यह सर्वोत्तम विधि है, किसी भी नियम को हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह सर्वोत्तम नियम है। हो सकता है उससे और अच्छा भी नियम हो। इसलिए प्रमापीकरण की समस्या इसमें गंभीर है। विशाल पूंजी की आवश्यकता है, इसको करने में बहुत मात्रा में पूंजी लगानी पड़ती है और
उसका प्रतिफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह भविष्य के गर्भ में। तो यह एक रिस्क है। तो ऐसा रिस्क उठाने के लिए उत्पादक बहुत कठिनता से ही राजी होते हैं। अगला है लघु संस्थाओं के लिए अनुपयुक्त। छोटी संस्थाओं के लिए यह वैज्ञानिक प्रबंध जो है, इसका उपयोग करके अधिकतम लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इन संस्थाओं के पास पूंजी कम होती है और ये विशेषज्ञों को उनकी फीस देकर या उनका वेतन देके या उनका कमीशन दे करके इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अगला है मंदी में ऊपर व्ययों का भार। मंदी के समय में वैज्ञानिक प्रबंध की योजना लागू करने में अत्यधिक जो पूंजी लगती है, और मान लीजिए कि पूंजी लगा दिया गया आशा में कि भविष्य में इससे हम आशातीत लाभ प्राप्त करेंगे,